ये मुख्यमंत्री के दावेदार है ना। राज करने का सिर्फ आप ही को अधिकार नहीं है, उनको भी अधिकार है। उनको अधिकार तो है, लोकतंत्र है, लेकिन उनको करना कुछ नहीं आता, नहीं वो कुछ कर सकते। नहीं, आप बहुत सारे कांग्रेसी गए हैं, सिखा देंगे। ये तो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन रहेगा भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 18 उन कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं जो अभी अभी ताजा कांग्रेस से 2 दिन की मुसलमान ने अल्लाह अल्लाह पुकार रही। वो कितने दिन भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिला पाएंगे, ये हमें समझ में नहीं आता। इन लोगों का कोई मजहब नहीं है राजनीति में, परिंदों का भी कोई मजहब नहीं होता। कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे, इन लोगों का कोई मजहब नहीं है। इन लोगों से ये किराए की फौज है, किराए की फौज लेकर युद्ध में जाना खतरनाक रहा। तो एक डंडा पड़ गया तो किराए का फौजी भाग जाएगा उल्टा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर अपनी शक्ति रहती, अगर वो मोदी जी के नाम पर इतने उनको भरोसा था कि सरकार हरियाणा में बना जाएंगे, तो किसी को भी पार्टी में नहीं लेना था और अपने दम पर चुनाव लड़के देखते। कोई गांव के अंदर वर्कर नहीं मिलने वाला था। तो भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो अक्षम है, उसमें कोई नेतृत्व की संभावनाएं नहीं है और किसी भी प्रकार से वो कांग्रेस का मुकाबला करने के चौधरी भूपेंद्र सिंह के मुकाबले में। देखिए, हरियाणा का एक सर्वे हुआ डिफरेंट टेलीविजन ने किया जी। उसमें एक व्यक्ति जिसको मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा लोगों ने स्वीकार किया वो है चौधरी भूपेंद्र सिंह। 25 से 29 से 31 से 33% लोगों ने कहा। पर सीटें तो नहीं मिल रही ना, मुख्यमंत्री तो बनाना चाहते हैं अभी 19। आप मुख्यमंत्री तो तब बनाएंगे ना जब उतनी सीटें आ पाएंगे आप। 15 अक्टूबर का दिन होगा, हाथ चुनाव चिन्ह होगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तीसरी टर्म का बटन दबाएंगे लोग, जो मोदी साहब को गुजरात में बैठे हुए सुनाई देगा। क्योंकि आज तक मोदी साहब गुजरात से बाहर नहीं निकले हैं। जब चाइना में गए थे तब भी ये कहे थे मैं गुजराती हूं, ये नहीं कहा मैं भारतीय हूं। नहीं, अब तो कहते हैं वो मैं 125 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, मैं इस देश चीन का में क्या कहा प्रधानमंत्री हूं कि मेरे अंदर गुजराती खून है, ये कह देते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि भारतीय खून है। सारी बात थोड़े दिन बाद लोगों को समझ में आ जाएगी और आधे से ज्यादा तो समझ में आ गई। 100 दिन में महंगाई घटेगी, लोगों से पूछ लेना घट गई कि क्या हो गया। 100 दिन में काला धन आ जाएगा वापस। वो तो आपने भी कहा था, मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि 100 दिन में महंगाई घटेगी। क्या स्थिति बनी? महंगाई कांग्रेस के राज से उतनी परिस्थिति पे ला दे जितनी हमने छोड़ी थी, हम मान जाएंगे इसके बाद। जिस दिन इन्होंने सरकार ग्रहण की उसी प्राइस लेवल पर लेके आ जाए, हम मान जाएंगे। उससे 4 गुना ज्यादा प्राइसेस हो गए हर चीज। कुलदीप शर्मा, सीनियर लीडर, आज क्या मानते हैं कि हरियाणा के अंदर कौन से ऐसे 2 मुद्दे हैं जिनको लेके कांग्रेस की नैया पार होगी या सत्ता तक पहुंचेगी कांग्रेस? देखिए, विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, ये हमारा नारा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की तीसरी बार सरकार बनाने का हमारा इरादा है और हम बुलंद इरादों के साथ इस चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। लोग असलियत जानते हैं कि विकास हुआ कब, किसके समय में हुआ। आज हरियाणा के किसान को 10 पैसे यूनिट में बिजली मिलती है, 10 पैसे यूनिट में। गुजरात में 2 रुपया 87 पैसे यूनिट है। कितने घंटे मिलती है, सवाल ये भी है। 8 घंटे मिलती है। भाई आप ना बोलो। 8 घंटे खेत की है, 14 घंटे गांव की ग्रामीण सप्लाई। ठीक है, कभी कभी डिफेक्ट आता है। हाँ, कुछ कारखाने में कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें इस दौरान अकाल पड़ा है। हरियाणा में 83% डेफिशिएंट रेन रहा है। सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए हरियाणा, लेकिन उसके बावजूद आज हरियाणा के किसी खेत को सूखने दिया। कितना % सूखा पड़ा है? 83% डेफिशिएंट रेन है, रेलेवेंट टाइम पर जो होनी चाहिए। अब सितंबर में जो बारिश हुई है, दिस इज नॉट द गुड टाइम फॉर रेन्स क्रॉप्स के लिए। जब होनी चाहिए थी तब नहीं। तब नहीं। तो क्या सूखा जो पड़ा है उसमें क्या आपकी तरफ से और
आपने क्या केंद्र देखिए, के हरियाणा की सरकार ने क्या केंद्र सरकार किसान की क्या हेल्प करने का आपने प्रयास? हरियाणा की सरकार ने केंद्र की सरकार से हरियाणा को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उनकी सर्वे टीम्स भी आई है। जी लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री से आज तक ये मांग नहीं की कि हरियाणा को सूखाग्रस्त घोषित करके यहां के किसान को मुआवजा दिया जाए। आपकी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? सुनने में आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के बीच में कुछ खींचतान या मनमुटाव या मतभेद है, मनभेद है, क्या क्या है? देखिए, जो कुछ सुनाई दे रहा है ये आप लोगों के माध्यम से ही सुनाई देता है कि खींचतान या तो अखबारों में लिखा जाएगा या टेलीविजन पर बोला जाएगा। किसी भी इतनी बड़ी पार्टी है उसमें उम्मीदवारों पर चर्चा होनी लाजिम है और उसमें व्यक्तिगत राय भी हो सकती है, लेकिन जो फाइनल लिस्ट सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के श्रीमती सोनिया गांधी के सामने बनेगी, चर्चा होगी, वो मेरा ख्याल कल या परसों तक लिस्ट सामने आ जाएगी। एक सर, आपने स्पीकर के तौर पर एक अलग पहचान बनाई इस कार्यकाल में। कहा जाता है कि विपक्ष बोलता था तो आप बाहर खड़ा कर देते थे, इसमें इस आरोप में कितना सच्चाई? आप बहुत सख्त वो रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, विपक्ष आवाज उठाता था तो आप कहते थे चलो बाहर चलो। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं अपने स्पीकर के कार्यकाल को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता हूं। जी, विधानसभा सबसे पहले एक ऐसा फोरम है जहां पर अच्छे कानून बने, अच्छी डिबेट जनरेट हो, जी, जनता की भलाई के लिए नए से नए सुझाव आए, इसलिए विधानसभा बनी। लेकिन विधानसभा में पर्सनल एजेंडाज लेकर जब लोग आते हैं और पर्सनल एजेंडा लेकर विधानसभा को न चलने देना, मैं समझता हूं लोकतंत्र का भी अपमान है। तो कैसा अनुभव रहा सर आपका मैं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का स्तर डिबेट्स में होना चाहिए, जी, वो स्तर विधानसभा में देखने को नहीं मिला। ये स्तर विपक्ष के कंट्रीब्यूशन से बना करता है। विपक्ष ने कानून बनाने में या स्ट्रक्चर्ड डिबेट्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन या अपना योगदान देने की बजाय नेगेटिव पॉलिटिक्स की तरफ चले, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत आकुंठाओं से ग्रसित होकर विधानसभा को। नहीं, ये सवाल भी उठे कि विधानसभा के जो सत्र थे 2 या 3 या 4 दिन के रहे, इससे ना विपक्ष को टाइम मिल पाता था, ना सरकार को टाइम मिल पाता था। मैं इस बात में कतई सहमत हूं आपसे कि विधानसभा का सत्र का जो समय है वो घट रहा है। जी, इट इज श्रिंकिंग, नो डाउट अबाउट इट। ये आपने कुछ किया सर उसको लेकर? देखिए, कोई विधानसभा नई परंपराएं या नया कंट्रीब्यूशन? विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में फॉर द फर्स्ट टाइम बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड हमने आपको अवार्ड मिला था, आपको भी मिला था, सुरजेवाला जी को मिला, वी बत्रा को मिला, ताकि लोगों में, विधायकों में कंट्रीब्यूशन हो, कंपटीशन आए कि भी आई शुड प्रूव टू बी द बेस्ट लेजिस्लेटर। इससे स्टैंडर्ड ऑफ डिबेट बढ़ेगा, समय का सदुपयोग होगा। दूसरा, विधायकों की ट्रेनिंग का कैंप, उनको जो ट्रेडिशंस हैं, विधानसभाओं की परंपराएं हैं, लोकसभा की परंपराएं हैं, उनके बारे में एक्सपर्ट्स से हमने ऑर्गेनाइज किया। प्रत्येक विधायक को हमने ई गवर्नेंस की वजह के लिए लैपटॉप लेकर दिए ताकि वो लैपटॉप पर अपनी वर्किंग करें। पेपर यूज जो था वो विधानसभा में से टोटल गायब कर दिया, सीडीज पर आ गया सब कुछ, वरना बजट की कॉपियां कई कई किलो की आके छपती थी। ये तो आपका कंट्रीब्यूशन रहा। स्टूडेंट्स पार्लियामेंट बनी। सर कई बार ऐसा नहीं लगता आपको, अगर स्पीकर की बजाय आपको कोई बड़ा मंत्रालय दे दिया जाता तो आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाते गन्नौर हल्के के लिए? ये तो हमारे मुख्यमंत्री जो पार्टी के नेता हैं उनने देखना है कि भी टैलेंट को कहां यूज करना है। मेरा लीगल बैकग्राउंड था तो उन्होंने सोचा कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए, हालांकि मैं पहली बार विधायक बन के गया, नहीं मैं ये कह रहा था गन्नौर के लिए और ज्यादा अच्छा हो जाता और बड़ा मंत्रालय अगर होता कोई। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जितनी गन्नौर की सेवा
मैंने की है, उसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है जी। उसके लिए संकल्प की आवश्यकता है, उसके लिए जरूरत है सोच की, उसके लिए जरूरत है कि आप एक दिशा में आगे बढ़ें, और वो सब मेरे पास था। उसके लिए मुझे किसी पद की आवश्यकता, हाँ, पद मिलने से चीजें आसान हो जाया करें, क्योंकि आप अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये जो मेरे पास विधानसभा का पद रहा, उससे गन्नौर हल्के के अंदर गन्नौर का भी स्वरूप बदला है। मैं ये नहीं कहता सब कुछ हो गया जी। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि सारी मुश्किलें दूर हो गई, लेकिन बहुत कोशिश की है कि गन्नौर के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, और मैंने अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट। तो अगला चुनाव भी गन्नौर से? अगला चुनाव यहीं से लड़ूंगा, और इसीलिए यहां बैठा हूं। जी। कुलदीप जी, हम एक ऐसे नेता से बात कर रहे हैं जो विधानसभा अध्यक्ष तो रहा ही, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि वो ओजस्वी भाषण के लिए जाना जाता है। कई बयान आपके बड़े चर्चा में रहे, कुछ पर विवाद भी हुआ, सिद्धांत के नेता आप माने ही जाते हैं। एक आपने बयान दिया, सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद आपने उनको भगवान की श्रेणी में रख दिया। इस बात की विपक्षियों ने बड़ी आलोचना भी की, और सोनिया जी से मिलना, वहां जाना, उसको एक मंदिर की श्रेणी में रख दिया। फिर जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि मैं उस बयान पर बाकायदा कायम हूं। क्या आज भी आप उस बयान पर कायम हैं, और एक सिद्धांतवादी नेता ऐसा बयान क्यों देता है? देखिए, मुझसे पूछा गया था कि आप श्रीमती सोनिया गांधी से मिले हैं? मिले हैं। क्या बात हुई? अब कोई ऐसा नेता है कि अंदर जाके जो बात करके आएगा वो बाहर पर प्रेस में बोलेगा? राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। तो मैंने बड़ी सामान्य बात की, ये भगवान शब्द जो था ये प्रेस के द्वारा इजाद किया, मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया। आई चैलेंज कि भगवान शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। कोई भी क्लिपिंग दिखा दे और मुझे कह दें, मैं तो इतना कहने के लिए तैयार हूं कि मैं इस चुनाव को भी छोड़ दूंगा अगर मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया। मैंने ये शब्द तो स्पीकर की कुर्सी के साथ एक विवाद और जुड़ा रहा। मैंने ये कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी से मिलना जी। हमारे लिए मंदिर जाने जैसी बात है, हमारी आस्था है उनमें, हम जाते हैं। तो इट इज ए कंपैरिजन। उसका भाव प्रेस ने फिर उसको भगवान बना दिया है, ये कर दिया है। हमारे लिए श्रीमती सोनिया गांधी ये हमारी नेता हैं, और हम मंचों पर भी हमेशा कहा करते हैं कि हम पूजनीय श्रीमती सो एंड सो हमारे नेता हैं, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको हम अगर ये कहें हमारे पिता समान, तो वो ये थोड़ी है कि वो हमारे पिता हैं। तो ये शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसको प्रेस अपने तरीके से रखती है। सर, स्पीकर की कुर्सी के साथ एक विवाद और रहा, हज का दल बदल मामला, उसमें अभी तक फैसला नहीं आया। आखिर क्यों लटका कर रखा हुआ था आपने? देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हज का मैं 2011 में स्पीकर बना, 4 मार्च जी, और 13 जनवरी 2013 को मैंने ये फैसला सुना दिया। इस 1.5 साल के अंतराल में करीबन 12 महीने ये मामला अदालतों में रहा। मेरे सामने तो 4 महीने रहा, और मैंने 4 महीने में फैसला कर दिया। कभी सुप्रीम कोर्ट में गया, 8 महीने सुप्रीम कोर्ट में रहा, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में रहा, 5 महीने हाई कोर्ट में रहा, 13 महीने तो कोर्ट्स में रहा। उसमें प्रोसीडिंग नहीं चल सकती जब एक मामला उधर चला जाए। दूसरा ये है, मैंने तो 2013 में कर दिया था, और उस बात को भी 1.5 साल हो गया, अदालत ने क्यों नहीं कर दिया? सर, मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं सर, ऐसा लग रहा है कि एक रास्ता मिल गया कांग्रेस को, एक साल फिर से 10-12 जीत कर आ जाएगा, तो फिर से एक रास्ता मिल गया, फिर से जरूरत पड़ेगी तो 1 साल 9 महीने से तो अदालत फैसला नहीं कर रही है इसका।